नमस्कार, जोहार झारखंड, जय हिंद। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों का बायोलॉजी में सेल चैप्टर फिनिश हो चुका है, स्केलेटन सिस्टम आपका फिनिश हो चुका है और ग्लैंड्स फिनिश हो चुका है। और आज आप लोग का काफ़ी इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जहाँ से हर किसी एग्जाम में क्वेश्चंस आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चूंकि ग्लैंड के बाद ये पढ़ना आसान है, क्योंकि दो तीन जगह पे इसका यूज आपका ग्लैंड्स का भी आएगा और हार्मोन्स का भी आएगा। तो इसलिए इस चैप्टर को पढ़ा करके फिर हम लोग चल जाएंगे हम लोग किधर, बोटनी की ओर। बोटनी नहीं तो हम लोग जाने से पहले क्या करेंगे कि एक बार क्लासिफिकेशन पढ़ लेंगे इस चैप्टर के बाद, और क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग बोटनी में घुस जाएंगे। और बोटनी में कुछ चैप्टर्स को पढ़ने के बाद हम लोग वापस आएंगे फिर इसमें, जिसे ब्लड सब पढ़ के हटा देंगे। तो सबसे पहले एक सवाल आता है कि रिप्रोडक्शन होता क्या है ना। सबसे पहला सवाल आता है कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, है ना। तो हम लोग को जवाब ये देना है कि रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है या फिर ऐसी प्रोसेस है जिसमें माता और पिता दोनों मिलकर नई संतान की उत्पत्ति करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा कि रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस, यानी कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फादर और मदर दोनों मिलकर के क्या करते हैं, एक नई संतान की उत्पत्ति करते हैं। रिप्रोडक्शन जो होता है यह मेनली दो तरह का होता है, एक होता है सेक्सुअल, एक होता है एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि इसमें जायगोट का फॉर्मेशन होता है ना। इसमें क्या होता है, जायगोट का फॉर्मेशन होता है। तो जायगोट का फॉर्मेशन कैसे होगा, जब माता और पिता, ठीक है, जब माता और पिता का क्या होगा, मिलन होता है, तो फादर से क्या होता है, स्पर्म आता है, और माता से क्या होता है, एग। तो स्पर्म और एग मिलकर ही क्या करते हैं, जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं। तो यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें माता और पिता का होना जरूरी है। माता और पिता के होने से ही क्या होगा, स्पर्म और एग आएगा, स्पर्म और एग के आने से ही क्या होगा, फिर जायगोट का फॉर्मेशन होगा। वहीं अगर बात करें एसेक्सुअल का हम लोग, तो उसमें क्या होता है, जायगोट का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, जायगोट का फॉर्मेशन नहीं होता है, और उसमें किसी एक के द्वारा ही नई संतति का या फिर नए जनरेशन का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन में हम लोग को बहुत चीज पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आज का जो हम लोग का क्लासेस चलेगा वो चलेगा मेनली हम लोग का मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है। ठीक है, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में ही आज हम लोग का पूरा क्लासेस चलने वाला है। तो आप लोग एक बार देख लीजिए, कॉपिंग में हेडिंग दे दीजिए, और उसका हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग समझाने की कोशिश हम करते हैं कि क्या आपका होता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो आप लोगों का हेडिंग फटाफट दीजिए रिप्रोडक्शन के बारे में, यानी कि आपका प्रजनन तंत्र क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए रिप्रोडक्शन। और हम लोग एक काम करते हैं कि एक पेज और ले लेते हैं, इसको बैक आएंगे तब इसको हम लोग चर्चा करेंगे और लिखने की कोशिश करेंगे। चलिए, सबसे पहले हेडिंग, और काफी तरीके से बनाना है नोट्स, ठीक है, जिससे कि याद करना इजी हो जाए। रिप्रोडक्शन, क्योंकि जब आप लोग समझने वाला क्लास को जब इजी तरीके से सुनते हैं ध्यान दे करके, तो लिखने के समय आपको इजी समझ में आता है, याद हो जाता है। रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन तंत्र, प्रजनन तंत्र। अगर बात करें कि प्रजनन तंत्र होता क्या है ना, तो सबसे पहले क्या मैंने कहा कि प्रजनन तंत्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें माता और पिता, क्या मैंने कहा कि जिसमें माता और पिता मिलके नए संतति का, यानी कि नए अपने ही तरह के क्या करते हैं, बालक का, बालिका का, या फिर बोले नए संतति का निर्माण कर देते हैं। तो चलिए सबसे पहले डिफिनेशन को करिए, क्योंकि हम लोग ये समझ चुके हैं, टाइप्स को समझ चुके हैं कि किस तरह से किधर बन रहा है। सेक्सुअल क्या होता है, एसेक्सुअल क्या होता है। सेक्सुअल में क्या हो जाएगा, आपका सबसे बड़ा पहचान है जायगोट का फॉर्मेशन। ठीक है, जायगोट का फॉर्मेशन अगर नहीं हो रहा है वो चल जाएगा एसेक्सुअल में।
ठीक है, सेक्सुअल में माता पिता का होना जरूरी है, जबकि ए सेक्सुअल में दो में से कोई एक का। ठीक है, तो चलिए पहले इतना को हम लोग कंप्लीट करते हैं। लिखिएगा, यह एक ऐसी प्रक्रिया है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है, और ध्यान दीजिए कि ये जो आपका चल रहा है, जितने भी बच्चे ऐसे जो प्री के साथ मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जेपीसी हो, बीपीएससी हो, चाहे किसी का भी, वो जो लिखने का तरीका है वो देखते रहेंगे, लिखने का प्रैक्टिस करेंगे बार बार, जिससे कि क्या होगा कि आपका अभी से ही 50% तैयार रहेगा। जब हम लोग मेंस पे आएंगे हम लोग का, तो 50% चूंकि पहले से तैयार रहेगा, तो 50% करवाना भारी बात नहीं है। वो आप लोग का समझ में, चूंकि टॉपिक आपको आ जाएगा, तो वो और वर्ड्स को सिर्फ बढ़ाना होता है और कुछ नहीं। टॉपिक समझ में आपको यही आना चाहिए, मेंस में जाकर टॉपिक समझना ही नहीं है, वहां सिर्फ लिखना काम करना है हम लोग को। मतलब यह है कि टॉपिक समझने का काम प्री में करना है, लगभग आधा काम प्री में करना, आधा काम मेंस में करना है। ठीक है, तो आराम से हौले हौले समझना है, हर एक पोर्शन को समझना है ताकि क्वेश्चन छूटे ना। तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें माता पिता मिलकर नई संतान की उत्पत्ति करते हैं। नए संतान की क्या करते हैं? उत्पत्ति करते हैं, उत्पत्ति करते हैं। चलिए यहां तक पर लिखिए आराम से, क्योंकि हम लोग को हौले हौले चलना है एकदम। ठीक है, यहां तक क्लियर है? क्या हो रहा है कि यानी कि रिप्रोडक्शन क्या है? एक प्रक्रिया है। सबसे बात तो इजी समझिए कि रिप्रोडक्शन है क्या? एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया का नाम है क्या है? रिप्रोडक्शन है। जिसमें होता क्या है? तो जिसमें माता और पिता मिलकर क्या करते हैं? एक नई संतान की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो अब एक सवाल आता है कि अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो रिप्रोडक्शन कितने तरह का होता है? ठीक है, रिप्रोडक्शन आपका कितने तरह का होता है? तो हम लोग समझना है कि जो रिप्रोडक्शन जो होता है ये आपका मेनली दो तरह का, एक पन्ना है सेक्सुअल, एक पन्ना है एसेक्सुअल। इस चैप्टर में किसी को शर्म नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो स्टडी का पोर्शन होता है उसमें खास पर जो मेरा जो काम है वो है आपको पढ़ाना। तो और पढ़ाते समय कुछ बातें ऐसी भी आएगी जो काफी ओपनली बात होगा। क्लास में पहला बात है कि मेरा जो क्लास होता है वो ओपनली होता है, मतलब किसी भी पोर्शन को, किसी भी वर्ड को बोलने में मुझे शर्म नहीं है। तो ठीक है, तो आप लोग को भी सुनने में शर्म आना चाहिए, क्योंकि ये समझना है चैप्टर को पूरी तरीके से। ठीक है, सेक्सुअल का मतलब होता है आपका लैंगिक, लैंगिक जनन, और इसका मतलब होता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। अब यहां तक पहले देखिए, नोट्स आप लोग को हूबहू बनाना है इसी तरह का। हम लोग समझते हैं कि लैंगिक जनन किसको बोलते हैं और अलैंगिक जनन किसको बोलते हैं। ठीक है, लैंगिक जनन क्या होता है और आपका अलैंगिक जनन किसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, आराम से हौले हौले एकदम नोट्स बनाइए बढ़िया तरीके से एकदम, ताकि देखने वाले लोग देखते रह जाएं। लैंगिक जनन, ठीक है, चलिए यहां तक पर लिखिए आप लोग, ताकि क्योंकि साथ साथ चलिएगा तो ज्यादा बेटर होगा। तो मैंने क्या कहा कि इसका सबसे बड़ा पहचान क्या है कि इसमें युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक का क्या होता है? निर्माण होता है, निर्माण होता है। अब एक चीज समझने वाली बात है कि युग्मक का निर्माण हो रहा है तो कैसे होगा, थोड़ा सा हम लोग आगे चल के देखते हैं
और उसको आप लोग इसके बाद ही लिखेगा, ठीक है, जैसे ऐसे एरो दे करके इसके बाद लिखेगा। देखिए जैसे हम लोग पढ़े कि युग्मक, युग्मक क्या है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि युग्मक इज इक्वल टू होता है आपका स्पर्म प्लस एग, है ना, स्पर्म प्लस क्या होता है इसमें, एग। अब ये बताइए कि स्पर्म किससे आता है, तो स्पर्म आता है आपका मेल, या तो मेल कह लीजिए या फिर फादर कह लीजिए, है ना। और जो आपका एग जो आता है किससे आता है, या तो आप कह लीजिए फीमेल या फिर कह लीजिए माता यानी कि मदर। जब इन दोनों के मिलने से क्या होता है, जब स्पर्म और एग मिला तो बनेगा क्या, युग्मक। या फिर हम लोग दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि जब मेल से क्या आता है आपका, स्पर्म आता है, फीमेल से क्या आता है, एग आता है, तो इन दोनों का मिलन जब होता है तो बनता है युग्मक। तो यानी कि जो आपका लैंगिक जनन जो होता है उसका पहचान क्या है कि माता पिता होना चाहिए, माता पिता के होने से ही क्या होगा, स्पर्म प्लस एग आएगा, स्पर्म और एग के मिलने से ही क्या होगा, जायगोट बनेगा। इंग्लिश में इसको जायगोट कहते हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, जायगोट कहते हैं। तो यानी कि जायगोट का फॉर्मेशन होगा, और यही जायगोट का फॉर्मेशन क्या होता है, बेसिक पहचान होता है आपका लैंगिक जनन का। जबकि अगर बात करें हम लोग अलैंगिक जनन का, तो उसमें क्या होता है कि उसमें जायगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा। जायगोट का फॉर्मेशन अगर नहीं होगा तो क्या इसमें माता और पिता एक साथ आएंगे, क्योंकि जब भी ये दोनों एक साथ आएंगे तो जायगोट फॉर्मेशन होना तय है, ठीक है, क्या होगा, जायगोट फॉर्मेशन होना तय है। तो क्या आपका अलैंगिक में जब जायगोट का फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो माता पिता साथ आएंगे, नहीं आएंगे, उसमें या तो मेल पोर्शन होगा या तो फीमेल पोर्शन होगा। क्लियर यहां तक। और जायगोट का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो आप लोग यहां पे सिंपल भाषा में लिखेगा कि जायगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी कि युग्मक निर्माण नहीं होगा, युग्मक का निर्माण नहीं होता है, युग्मक का निर्माण नहीं होता है। चलिए यहां तक फर्स्ट एकदम ऐसे ही डायग्राम बना के लिखिए जिस तरह से बनाया गया है डायग्राम। चलिए अब जो अगला हम लोग को देखना है वो देखना है एक मिनट, इसके बीच में ये एक्स्ट्रा पोर्शन आ गया था ना, चलिए ये पोर्शन देखिए, यहां तक समझ में आ चुका है क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर डायग्राम बना के लिखा चाहे तो एकदम सेम डायग्राम बना लीजिएगा जिससे दिक्कत नहीं होगा समझने में। चलिए इसके आगे आइए, अब हम लोग को पढ़ना है रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन के बारे में। क्या है आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन। अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन का बात करें तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे कुछ पार्ट्स में, पहले समझा देंगे लिख करके, तब और उसका आगे लिखवाएंगे, ठीक है। इसका पहले पोर्शन समझिए कितने भाग बांटेंगे इसको हम लोग, तो इसको भी मुख्यतः हम लोग दो भाग बांटेंगे, ठीक है। इसको भी कितने भाग बांटेंगे हम लोग, दो भाग में बांटेंगे। देखिए एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन, एक होता है आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन,
जबकि जो दूसरा होता है वो होता है सेकेंडरी ऑर्गन। अब समझना है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, किसको बोलते हैं हम लोग। चलिए, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होता है यह क्या होता है, तो इसका मतलब क्या है कि जो वैसा अंग जो युग्मक निर्माण में क्या करता है, भाग लेता है, भाग लेता है। और इसमें क्या होगा, वैसा अंग जो क्या करता है, प्रजनन में भाग लेता है, प्रजनन में क्या लेता है, भाग लेता है। भाग लेता है। अब ये बताइए कि वैसा अंग जो युग्मक में भाग लेता है, तो आप जानते हैं कि युग्मक में क्या होगा, जैसे कि मेल से क्या आएगा, स्पर्म, और फीमेल से क्या आएगा, एग। तो यहां पे लिख लीजिए कि मेल से क्या आएगा, मेल से आ जाएगा आपका स्पर्म, जबकि फीमेल से क्या आएगा आपका, दिखाई दे रहा है यहां तक, नहीं यहां नहीं दिखाई देगा, फीमेल से आ जाएगा, यहीं पे लिख देते हैं, फीमेल से आएगा आपका एग। ठीक है, यहां तक नोट करिए। मेल से आपका आएगा स्पर्म, जबकि फीमेल से क्या आएगा आपका, सॉरी हम लोग को अंग लिखना था ना, अंग का नाम, सॉरी इसको हटा दिए, लिखिए मतलब भी थोड़ा सा रुक जाइए आप लोग। देखिए मेल से होगा टेस्टिस, है ना, जो युग्मक में काम आता है, इसी से आपका स्पर्म का फॉर्मेशन होगा ना। और फीमेल से क्या होता है, ओवरी, ये होगा, इसको लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, जल्दी करिए, नोट डाउन करिए आप लोग फटाक से, टेस्टिस और ओवरी को। तो ये सब क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में पूछा जाए तो मेल का टेस्टिस और फीमेल का ओवरी। एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन क्या है, तो मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है तो टेस्टिस हो जाएगा, और निम्न में से कौन फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है तो हो जाएगा ओवरी। अब हम लोग को पढ़ना है कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में कि वैसा अंग जो प्रजनन में भाग लेता है उसको हम लोग सेकेंडरी कहते हैं। अब तो चूंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर ही पढ़ना है तो उसका नाम नहीं, अब हम लोग आगे उसके बारे में ही समझेंगे हम लोग कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो सबसे पहले तो शुरुआत करेंगे टेस्टिस से। तो पहले समझ लीजिए टेस्टिस के बारे में ही आप लोग कि क्या होता है, इसका काम क्या है, सब चीज समझिए आप लोग टेस्टिस के बारे में। अब तो टेस्टिस समझाने के लिए आते हैं हम लोग अपना फिगर पे, हम लोग अब जहां से हम लोग को समझना है। अब ये क्या है, आपका टेस्टिस का फिगर है। देखिए टेस्टिस, अब अगर देखें हम लोग तो टेस्टिस क्या होता है, मेल में दो जोड़ा होता है। आज का जो क्लास है वो है मेल सेक्स ऑर्गन है, ध्यान दीजिएगा क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन है। तो इसलिए हम लोग मेल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, अगला जो क्लास होगा वो होगा फीमेल पे। तो जो मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है उसमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, टेस्टिस के बारे में। तो समझिए कि जो टेस्टिस होता है मानव में एक जोड़ा होता है, यानी कि दो होता है। क्या होता है, दो होता है। क्लियर यहां तक। ये आपको पता होगा कि जो आपका टेस्टिस जो होता है वह एक बेग लाइक स्ट्रक्चर में होता है, यानी कि बेग नुमा क्या होता है, संरचना में होता है, जिसको क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या है, तो एक बेग लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्या है यह, बेग लाइक क्या है, स्ट्रक्चर है, जो कि क्या होता है, काफी टेम्परेचर क्या होता है, सेंसिटिव होता है, काफी क्या होता है, थोड़ा बैठना दीजिए,
समझिए इस चीज को, क्या क्या होता है, टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। टेम्परेचर सेंसिटिव क्यों होता है समझिए, क्योंकि जो स्क्रोटम जो होता है वह एक मांसपेशी से बना होता है जिसको बोलते हैं डेक्ट्रोसा मांसपेशी। काफी नाम को सुन के याद करिएगा, क्या बोलते हैं उसको, डेक्ट्रोसा क्या बोलते हैं, मांसपेशी कहते हैं। वो जो आपका डेक्ट्रोसा जो मांसपेशी होता है, चूंकि वही जो होता है वो टेम्परेचर क्या होता है, सेंसिटिव होता है, और उसके टेम्परेचर सेंसिटिव होने के कारण ही क्या होता है, स्क्रोटम भी क्या होता है आपका टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। ध्यान रखिएगा, जो आपको जो टेस्टिस जो होता है, चूंकि स्पर्म का निर्माण यही करता है, तो स्पर्म के निर्माण के लिए, ठीक है, जो टेम्परेचर चाहिए इसको हमारे बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। यही कारण है कि जो टेस्टिस होता है हमारे बॉडी के क्या होता है, अंदर नहीं होकर क्या होता है, बाहर होता है। ये आपका एनसीईआरटी का लाइन है जो क्लास 11 में आपका या 12 में है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग क्लास 12 वाला पोर्शन को बुक को पढ़िएगा तो उसमें आपको ये पढ़ने को मिल जाएगा, बट बहुत सारा चीज ऐसा भी जो नहीं भी मिलेगा आपको। इसलिए कहते हैं कि यहाँ जो क्लासेस होता है वो आपका जो क्लासेस होता है वो बाकी सभी बुक को मिला करके ही हम लोग तैयार करते हैं। चलिए देखिए, तो मैंने क्या कहा आपको कि जो आपका स्क्रोटम जो होता है वह डेक्ट्रोसा मांसपेशी का बना होता है। डेक्ट्रोसा जो मांसपेशी होता है वह टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। टेम्परेचर सेंसिटिव क्यों होता है, क्योंकि स्पर्म को जो बनने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए हमारे बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए टेम्परेचर। तो क्या होता है कि जब तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, जब तापमान क्या होता है, बढ़ता है, तो क्या होगा, आप लोग बताइए, टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होगा और घटने से क्या होगा, स्क्रोटम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो आप लोगों को बताना है। टेम्परेचर के बढ़ने और घटने से क्या होता है, तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, वो फैल जाएगा, जबकि टेम्परेचर कम होगा तो सिकुड़ जाएगा। क्यों, टेम्परेचर बाबू अगर बढ़ेगा तो चूंकि बॉडी का टेम्परेचर तो पहले से ही क्या है, ज्यादा है, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो वो क्या क्या करेगा, वह फैल जाएगा ताकि बॉडी से वो दूर चला जाए। लेकिन जब ठंड का मौसम होगा तो क्या होगा, उसको चूंकि जो टेम्परेचर होता है, जितना स्पर्म बनने के लिए आपका टेम्परेचर चाहिए, जो बाहरी जो हम लोग का एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर होता है उससे कम हो जाता है, तो आखिर उतना तो यानी कि 30 से 34 के बीच में तो टेम्परेचर चाहिए ही चाहिए उसको, तो उतना लेने के लिए क्या करेगा, वो बॉडी के काफी पास जाना शुरू कर देगा, मतलब सिकुड़ना शुरू कर देगा। एकदम कॉमन सेंस इसमें लगाना है आपको, ठीक है, कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो फैलेगा। अब इस सब बोर्ड पे लिखवाएंगे, पहले सुन लीजिए सबका सब, क्या होगा, आपका फैल जाएगा, जैसे ही कम होगा टेम्परेचर डाउन होता है वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है। यहां तक क्लियर है। जो भ्रूणा अवस्था होता है, यानी कि जब कोई बालक जब क्या होता है, भ्रूणा अवस्था में होता है, तो जो उसका जो टेस्टिस होता है वह कहाँ बनता है, लीवर में बनता है। कहाँ बनता है, लीवर में बनता है। लेकिन जैसे वह 6 से 7 मंथ का होता है तो क्या होगा कि उसका टेस्टिस जो होता है अपने आप स्क्रोटम में आ जाता है। क्यों आता है, ये भी कारण है, क्योंकि जो स्पर्म जो बनने का जो ये होता है, जो टेस्टिस नहीं बनेगा, तो टेस्टिस को चाहिए क्या, हम लोग का बॉडी से कम टेम्परेचर चाहिए, तो इसलिए वो क्या होता है, उसे बाहर आ जाता है, ठीक है, क्या होता है, बाहर आ जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी क्या होता है कि वो बाहर नहीं आ पाता है, तो बाहर नहीं अगर आ पाएगा तो एक बीमारी होता है जिसका नाम आपको क्या है, जिसका नाम बोलते हैं क्रिप्टो आर्किडिमस। क्या कहते हैं इसको हम लोग, क्रिप्टो आर्किडिमस कहते हैं, ठीक है, क्या होगा, क्रिप्टो आर्किडिमस के नाम से जानते हैं। तो बीमारी का भी साथ साथ नाम याद कर लीजिएगा कि अगर टेस्टिस जो बचपन में क्या होता है कि आपका भ्रूण अवस्था में लीवर बनता है, वह स्क्रोटम में आ जाता है 6 से 7 मंथ में। लेकिन अगर नहीं आ पाता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्रिप्टो आर्किडिमस के नाम से जानते हैं। और इसके लिए एक सर्जरी होता है जिससे ठीक होता है, जिसको बोलते हैं आर्किडोपैक्सी। ठीक, क्या होता है, आर्किडो नहीं, ऑर्किडोपैक्सी के नाम से जानते हैं उसको हम लोग। तो बीमारी याद करिएगा, ठीक है ना, क्रिप्टो आर्किडिमस होता है, जबकि उससे ठीक करने के लिए क्या होता है, आर्किडिमस। ठीक है, क्या होता है, सॉरी,
ऑर्किडोपैक्सी होता है। तो यहां से हम लोग को समझना है। अब हम लोग को टेस्टिस का थोड़ा सा फिगर पे आइए। अब देखिए ये पूरा पूरा क्या है, कंप्लीट एक आपका टेस्टिस है, ठीक है। देखिए टेस्टिस के बीच में क्या होता है, ऐसा ऐसा जो आपका ट्यूबल्स जो होता है वो कम से कम 250 ट्यूबल्स होता है। ध्यान दीजिए क्या होता है आपका ऐसा ऐसा 250, ये आपका एनसीईआरटी का पॉइंट लिखा हुआ है कि इसमें कितना होता है 250 सेमनीफेरस ट्यूबल्स पाया जाता है, ठीक है। और इसी जो आपका सेमनीफेरस जो ट्यूबल्स होता है उसमें बहुत सा वेसिकल्स पाया जाता है ना। और देखिए यहां जो आपका है इसके बाहर सबसे पहले तो एक परत पाया जाता है, ये ध्यान रखिए कभी कोई एग्जाम में पूछ देता है। इसके बाहर क्या होता है, एक परत पाया जाता है जिसको बोलते हैं क्या हम लोग, ट्यूनिका अल्बुजिनिया। ट्यूनिका अल्बुजिनिया क्या होता है, तो यह एक आउटर लेयर है किसका, टेस्टिस का, जो उसके ऊपर चढ़ा होता है। ये समझ में आ गया कि इसमें क्या होता है, कंपार्टमेंट होता है जिसको बोलते हैं हम लोग सेमनीफेरस ट्यूबल्स बोलते हैं। ये टोटल 250 के करीब होता है। इसी जो आपका सेमनीफेरस ट्यूबल्स में क्या होता है, कुछ वेसिकल्स होता है। इसके बाहर इसको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे फिगर बना करके, सिर्फ हम लोग इस पोर्शन को समझिए। यहीं पे क्या हुआ, आपका स्पर्म का निर्माण हुआ। स्पर्म बन करके कहाँ आया, यहां पे आया, है ना। यहां से आपका क्या हो, देखिए ये एक आपका है ना, ये आपका क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग रेटे टेस्टिकुलर, है ना। रेटे टेस्टिकुलर ये क्या करता है, जो स्पर्म हुआ उसको कहां लेके जाता है, इस पोर्शन में। इसको बोलते हैं हम लोग एपिडाइमिस बोलते हैं, है ना। एपिडाइमिस से कहां लेके आएगा आपका, देखिए इसको बोलते हैं आपको रेटे टेस्टिकुलर, याद रखिएगा। इसको बोलते हैं वास इफ्रेंसिया बोलते हैं। ये जो आपका पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि आपको स्पर्म को क्या कर रहा है, जो ये आपका सेमनीफेरस ट्यूबल्स से लेकर कहां आ रहा है, आपको एपिडाइमिस में लेके आ रहा है। यहां से निकल के स्पर्म कहां आया, रेटे टेस्टिकुलर में आया। रेटे टेस्टिकुलर से कहां जाएगा, वास इम्फ्रेसिया में आएगा। वास इम्फ्रेसिया से कहां आएगा, एपिडिडाइमिस में आएगा। एपिडिडाइमिस 6 मीटर लंबा होता है, याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है, एनसीईआरटी का पार्ट है। यहां से कहां आएगा आपका, तो ये आएगा आपको वास डिफरेंस में आएगा। तो एक होता है वासा इम्फ्रेंसिया, एक होता है वास डिफरेंस। अब इसके आगे समझेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहां तक लिखने का काम करते हैं। तो यहां तक समझ में आया। फिर से देखिए क्या हो रहा है, टेस्टिस के ऊपर एक लेयर है, क्या है, टेस्टिस के ऊपर एक लेयर है जिसको बोलते हैं ट्यूनिका अल्बुजिनिया। ऐसा ऐसा जो आपका सेमनीफेरस जो ट्यूबल्स है कुल मिला के कितना होता है, 250 होता है। 250 होता है। सेमनीफेरस ट्यूबल्स को भी पढ़ेंगे आराम से हम लोग, क्योंकि उसमें डिस्कशन करना है। यहीं से आपका क्या होता है, स्पर्म बनता है। हालांकि इसमें भी आपका बहुत सा सेल्स होता है जो आपको ही पढ़ाना है, जिससे स्पर्म निकलेगा, स्पर्म को न्यूट्रिशन कौन देगा, सब समझाएंगे हम। तो यहां से स्पर्म बना और कहां आया आपका, रेटे टेस्टिकुलर में आया। यहां से वास इफ्रेंसिया, ये क्या है आपका, वास इफ्रेंसिया है। तो इस वास इफ्रेंसिया से क्या हुआ कि स्पर्म कहां आ गया आपका, आपको कहां आया, एपिडिडाइमिस में आया। एपिडिडाइमिस चूंकि जो होता है ये 6 मीटर लंबा होता है और यहीं पे क्या होता है, यह अल्पकाल के लिए रुकता है। और यहीं पे क्या होता है, स्पर्म का मैच्योरेशन होता है, यानी कि मैच्योर यहीं पे होगा। और जब ये क्या होता है, मैच्योर हो जाता है, तो फिर इसको वास डिफरेंस में भेजा जाता है, फिर उसके आगे जाएगा ये। तो उसको भी समझेंगे हम लोग, लेकिन सबसे पहले हम लोग अब आते हैं आगे की ओर। और थोड़ा सा हम लोग पहले इतना को पहले लिख लेते हैं, तब आगे समझेंगे तो और क्लियर समझ में आएगा। लिख करके फिर एक बार हम लोग आएंगे इसी फिगर पे हम लोग, ठीक है। यहां तक हो गया था। चलिए आप लोग हेडिंग डाल दीजिए। अब आप लोग टेस्टिस, टेस्टिस। चलिए इसको अब लिखना शुरू करिए आप लोग। नर में कितना जोड़ा होता है, तो नर में 2 जोड़ा होता है, सॉरी 2 जोड़ा बोल रहे, 2 होता है, मतलब 1 जोड़ा होता है। नर में कितना होता है, 1 जोड़ा होता है। यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, अगर बात करें टोटल का, और
टोटल कितना होता है? 2 होता है। इस पर क्या होता है? इस पर एक लेयर होता है जिसको क्या बोलते हैं? ट्यूनिया अल्बुनिया था ना, देखें क्या था आपका? ट्यूनिका अल्बुजिनिया, ट्यूनिका अल्बुजिनिया। ठीक है, क्या था आपका? ट्यूनिका अल्बुजिनिया होता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे ट्यूनिका अल्बुजिनिया, याद कर लीजिएगा अच्छा से सब, अल्बुजिनिया है ना, जिसे कहते हैं यहां तक क्लियर है? क्योंकि ये फिगर में देख चुके आप लोग, मेल में 2 गो होता है, इस पे एक लेयर होता है जिसको ट्यूनिका अल्बुजिनिया कहते हैं। आगे आइए, यह एक सबसे पहले लिख लीजिए कि यह कहां होता है? तो शरीर के बाहर होता है। शरीर के कहां होता है? बाहर, शरीर के बाहर होता है। शरीर के बाहर कहां होता है? तो अभी बताएं कि यह स्क्रोटम में होता है। ठीक है, स्क्रोटम को क्या बोलते हैं हिंदी में हम लोग? वृषण कोष। यह वृषण कोष जिसको क्या बोलते हैं? स्क्रोटम कहते हैं। स्क्रोटम में क्या होता है? स्थित होता है, में स्थित होता है। याद रखिए कि ये जो आपका स्क्रोटम है, यानी कि जो आपका वृषण कोष जो होता है, यह एक मांसपेशी से बना होता है जिसको बोलते हैं डेक्ट्रोसा मांसपेशी। तो लिखिएगा कि यह डेक्ट्रोसा मांसपेशी का क्या होता है? बना होता है, बना होता है। और ये जो आपका डेक्ट्रोसा जो मांसपेशी होता है, यह क्या होता है? काफी टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। टेम्परेचर क्या होता है? सेंसिटिव होता है। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर सेंसिटिव है। तो इससे क्या होगा? लिखेगा उसके बाद कि अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा, अगर टेम्परेचर क्या होगा आपका? हाई होगा, तो क्या होगा? यह फैलेगा। टेम्परेचर अगर कम होगा तो क्या होगा? टेम्परेचर अगर कम हुआ तो क्या होगा? सिकुड़ेगा। ऐसा क्या होगा? ये तो बता ही दिए, क्योंकि टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। एक पॉइंट लिखेगा कि चूंकि स्पर्म के बनने के लिए क्या होता है? आपको बनने के लिए स्क्रोटम का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से 2 से लेकर के 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। इसलिए क्या होता है? वह सिकुड़ता और फैलता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है कि यह भी समझ में आ गया कि फैलता क्यों हो, सिकुड़ता क्यों है? क्योंकि स्पर्म के बनने के लिए स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है वह बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक कम होना चाहिए। ठीक है, तो चूंकि ठंड के मौसम में क्या होता है? आउटर का जो टेम्परेचर होता है वो काफी कम हो जाता है, जो कि स्पर्म के बनने के लिए चाहिए, तो वह बॉडी की तरफ धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। गर्मी का मौसम में क्या होता है? चूंकि बॉडी का टेम्परेचर पहले से हाई है ना, तो वह फैलना शुरू हो जाता है। यहां तक क्लियर है?
अब आगे का पॉइंट में लिखेगा आप लोग कि भ्रूणावस्था में भ्रूण अवस्था में क्या होता है? भ्रूण अवस्था में जो आपको जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस कहाँ बनता है? लीवर में बनता है, लीवर में बनता है, भ्रूणावस्था में टेस्टिस का बनता है, लीवर में बनता है, पर 6 से 7 मंथ के बाद टेस्टिस कहां आ जाता है वापस? टेस्टिस स्क्रोटम में आ जाता है, आ जाता है। यहां तक क्लियर है? क्या होता है कि भ्रूण अवस्था में चूंकि टेस्टिस लीवर में बनता है, लेकिन क्या होता है कि 6 से 7 मंथ के बाद टेस्टिस कहां आ जाएगा? स्क्रोटम में आ जाता है। अगर लिखवा देते हैं, फिर समझाते हैं एक बार और आपको, ठीक है? पर यदि टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं आ पाता है, टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं आ पाता है, नहीं आ पाता है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे हम लोग इसे कहते हैं क्रिप्टो आर्किडिमस। क्रिप्टो आर्किडिमस कहते हैं, क्रिप्टो आर्किडिमस कहते हैं। और क्रिप्टो आर्किडिमस को ही हम लोग कह सकते हैं बाद में जाकर के स्पर्म नहीं बनता है, और इसको हम लोग नर नपुंसकता कहते हैं हम लोग, ठीक है? तो इससे को ठीक करने के लिए क्या होता है? एक सर्जरी किया जाता है। तो लिखिएगा कि इसके लिए ठीक है, क्या मतलब बोलते हैं उसको कहते हैं हम लोग ऑर्किडोपैक्सी। क्या कहते हैं? ऑर्किडोपैक्सी। इसके लिए ऑर्किडोपैक्सी सर्जरी की जाती है। की जाती है। लिखे यहां तक। सर्जरी, एक मिनट, सर्जरी में यू यहां पे नहीं आएगा, यहां पे ई आएगा। यहां पे यू आ जाएगा। सर्जरी की जाती है, यहां तक लिखिए। एक पॉइंट नोट करके लिखिएगा आप लोग। नोट करेगा कि हाथी जो होता है, हाथी हो गया आपका, वेल जो होता है टैटिपस, प्लेटिपस या टैटिपस जो भी होता है, टैटिपस ही करते हैं, है ना? टैटिपस, ये सब कुछ ऐसा जीव है जिसमें क्या होता है? आपको स्क्रोटम नहीं पाया जाता है। एक डॉल्फिन में लिख लीजिए। इन सब में क्या होता है? स्क्रोटम नहीं पाया जाता है।
नहीं पाया जाता है। यहां तक लिख लीजिएगा आप लोग। यहां तक क्लियर है? चलिए देखिए एक बार समझिए फिर से आप लोग। देखिए हम लोग शुरुआत करते थे टेस्टिस से। तो टेस्टिस में क्या पढ़े कि नर में एक जोड़ा टेस्टिस होता है, यानी कि टोटल 2 होता है। इस पर एक लेयर होता है जिसे ट्यूनिका अल्बुजिनिया कहते हैं। फिगर में देख लेते हैं हम लोग। यह शरीर के बाहर होता है। कौन? टेस्टिस। बाहर किस में होता है? वृषण कोष में होता है। वृषण कोष को क्या कहते हैं? स्क्रोटम कहते हैं। ठीक है, चाहे तो आप लोग इसका भी फिगर देख सकते हैं। देखिए ये क्या है? आपका स्क्रोटम है, पूरा का पूरा। ठीक है, ये आपका क्या है? टेस्टिस है आपका, ये है ना। ये आपका क्या है? टेस्टिस हो गया दोनों का दोनों। ये पूरा क्या है? आपका स्क्रोटम है। ये सब तो आप समझ रहे हैं। देखिए ये पूरा क्या है? स्क्रोटम है। ये वास डिफरेंस अभी पढ़ाए थे आप लोग को कि वास डिफरेंस तो बहुत आगे का पोर्शन हो गया। सिर्फ इस फिगर में आप लोग को दिखा, देखिए एपिडिडाइमस उस फिगर में दिखाए थे आप लोग को। वास डिफरेंस समझ चुके हैं, सिर्फ स्क्रोटम दिखाने के लिए। ठीक है, कि लोकेशन कैसे होता है इसका। और यही क्या होता है? यही जो फूला हुआ भाग जो आपका ऊपर भाग था है ना, किसका? एपिडिडाइमस का। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है? हर चीज समझाएंगे एकदम ध्यान से, सिर्फ पढ़िए, धीरे धीरे सब समझा देंगे आप लोग को। चलिए, तो यहां तक क्लियर है कि यह क्या होता है? शरीर के बाहर होता है। क्यों बाहर होता है ये समझा दिए हैं, लिखवा दिए हैं। यह वृषण कोष स्क्रोटम में स्थित होता है। जो स्क्रोटम जो होता है, यानी कि जो वृषण कोष होता है, यह डेक्ट्रोसा मांसपेशी का बना होता है। यह जो डेक्ट्रोसा मांसपेशी होता है, यह टेम्परेचर क्या होता है? सेंसिटिव होता है। टेम्परेचर सेंसिटिव होने के कारण क्या होता है कि जब टेम्परेचर अधिक होता है, ठीक है, तो ये क्या होता है? फैलता है बॉडी का। जब टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है, तो ये सिकुड़ जाता है, बॉडी के करीब आ जाता है। चूंकि स्पर्म को बनने के लिए ऐसा क्यों होता है, उसका भी रीजन यहां पर है। चूंकि स्पर्म के बनने के लिए जो स्क्रोटम का टेम्परेचर होना चाहिए, वह बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। भ्रूण देखिए जो भ्रूणावस्था होता है, यहां तक क्लियर है कि कितना कम होना चाहिए? तो 2 से 2.5 डिग्री कम होना चाहिए। किसका टेम्परेचर? स्क्रोटम का। किससे? तो बॉडी के टेम्परेचर से। क्लियर है यहां तक? भ्रूणा अवस्था में ये इंपॉर्टेंट है कि टेस्टिस कहां बनता है? तो आपका लीवर में बनता है। लीवर में बनता है, लेकिन 6 से 7 मंथ के बाद, ठीक है, 6 से 7 मंथ के बाद भ्रूण का जो टेस्टिस होता है वह लीवर से उतर के कहां आ जाएगा? आपका स्क्रोटम में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये नहीं हो पाता है, यानी कि स्क्रोटम में नहीं आ पाता है। जब स्क्रोटम में नहीं आ पाएगा टेस्टिस, तो उस बीमारी को कहते हैं क्रिप्टोआर्किडीमस कहते हैं। क्रिप्टोआर्किडीमस अगर हो जाता है तो बाद में क्या होता है कि मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, क्या होता है? मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या होता है कि एक सर्जरी होता है जिसको बोलते हैं आर्किडोपैक्सिस सर्जरी कहते हैं। ये सब याद रखना है कि आर्किडोपैक्सिस सर्जरी से ही ये बीमारी ठीक होता है। अब ये तो हो गया। तो याद क्या है कि कभी कभी पूछता है कि किस किस जीव में स्क्रोटम नहीं पाया जाता है? तो हाथी में, वेल में, है ना, टैटिपस में, डॉल्फिन में, ये सब में क्या होता है? कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें स्क्रोटम नहीं पाया जाता है। यहां तक क्लियर है? और आई होप यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, अब जो अगला जो आपको लिखना है इसका कार्य। ठीक है, टेस्टिस का कार्य क्या है? लिखिए फंक्शन।
यानी कि कार्य क्या है। तो ये कार्य में सबसे पहले लिखिएगा क्या आप लोग, इसका स्पर्म का निर्माण करना। स्पर्म का क्या करना, निर्माण करना, निर्माण करना। ठीक है, यहां तक हो गया कि स्पर्म का निर्माण कर रहा है। दूसरा लिखिएगा कि इसमें क्या होता है, सेमनीफेरस ट्यूबल्स पाई जाती है। इसमें क्या होता है, सेमनीफेरस, सेमनीफेरस ट्यूबल्स पाई जाती है। वहां दिखाया था आप लोग को, जिसकी संख्या कितनी होती है, 250 होती है। यानी कि जो सेमनीफेरस ट्यूबल्स है यह कितना होता है, टोटल 250 होता है। अब समझते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए सेमनीफेरस ट्यूबल्स को समझा रहे, समझिएगा ध्यान से। जैसे कि मान के चलिए एक हम लोग सेमनीफेरस ट्यूबल्स को लेकर चल रहे हैं, तो जो सेमनीफेरस जो ट्यूबल्स होता है इसमें क्या होता है, कुछ सेल्स पाया जाता है। समझिएगा ध्यान से कुछ सेल्स के बारे में। आप लोग फिगर साथ साथ ड्रॉ करते चलिएगा, पहले समझ लीजिए, फिर समय देंगे ही देंगे ड्रॉ करने के लिए, तो ध्यान दीजिएगा फिगर पे आप लोग। ये फिगर है, तो इसमें दो तरह का सेल होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, दो तरह का सेल होता है। एक को बोलते हैं क्या हम लोग, मेल जर्म सेल। क्या कहते हैं इसको हम लोग, मेल जर्म सेल कह देंगे। जबकि जो ये जो लंबा वाला है इसको बोलते हैं सार्टोली सेल। सार्टोली सेल। जो ये जो आपका मेल जर्म सेल है, अब आपसे पूछ सकता है कि आखिर इन दोनों सेल का काम क्या है। तो इंपॉर्टेंट है कि आपका जो मेल जर्म सेल होता है यही क्या करता है, प्रोड्यूस करता है स्पर्म को। लिखिएगा कि ये जो आपका मेल जर्म सेल है ये क्या करता है, प्रोड्यूस स्पर्म। चलिए फटाक से करिए, यहां तक लिखिए, फिगर ड्रॉ करिए। क्या होता है कि मेल जर्म सेल क्या कर रहा है, स्पर्म को प्रोड्यूस कर रहा है। जबकि जो आपका सार्टोली जो सेल है यह क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको, स्पर्म को। क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। यहां लिखेगा आप कि यह न्यूट्रिशन क्या करता है, प्रोवाइड करता है। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको, स्पर्म को। स्पर्म को। याद रखिए कि ये जो आपका मेल जर्म सेल है इसको रेगुलेट करता है कौन, आपका LH, यानी कि आपको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है रेगुलेट करता है। LH हार्मोन क्या करता है, इसे रेगुलेट करता है। जबकि इसको कौन करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। लिखिएगा, सॉरी लिखिएगा इसे FSH रेगुलेट करता है, रेगुलेट करता है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बहुत सारा बुक ढूंढते फिरेगा लेकिन ये सब पॉइंट नहीं मिलने वाला है आपको। और इसका भी जो पीछे पढ़ाए थे बेसिस में वो इतना नहीं था, बट इसमें ये इन सब चीजों को मैंने इंक्लूड किया है नया। ठीक है, इस फिगर को और इन सब पॉइंट्स को। पहले डायरेक्ट हम लोग पढ़ते थे कि टेस्टिस से क्या होता है, स्पर्म का निर्माण होता है, लेकिन टेस्टिस में क्या होता है, सेमनीफेरस ट्यूबल्स होता है। उन सेमनीफेरस ट्यूबल्स में ही क्या होता है, आपको सेमनीफेरस वेसिकल पाया जाता है। उस वेसिकल का ये मान के चलिए फिगर है, उसमें दो तरह का सेल होता है।
एक जो सेल आपका ऐसा वाला है उसको बोलते हैं मेल जर्म सेल बोलते हैं, जबकि ये जो लंबा वाला है उसको बोलते हैं सार्टोली सेल बोलते हैं। मेल जर्म सेल ही क्या करता है, स्पर्म का निर्माण करता है, और मेल जर्म सेल को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, रेगुलेट करने का काम करता है। जबकि जो आपका सार्टोली सेल है इसको इसका काम क्या है, तो यह न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है स्पर्म को, और सार्टोली सेल को रेगुलेट कौन कर रहा है, तो FSH यानी कि फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, जो आप लोग पीछे क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो अब इसको समझना आप लोग के लिए ज्यादा इजी हो जाएगा कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स क्या होता है और फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स क्या होता है। यहां तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आप लोग फटाक से नोट करिए, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं और हम लोग काफी आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे एकदम। एक यहां इसको हटा दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पे ये नहीं होगा, ठीक है, वो होता लाइटिंग सेल को कंप्लीट करता है, ठीक है। अभी लाइटिंग सेल भी पढ़ाएंगे तब, इसको हटा दीजिए, अभी इसको नोट डाउन करिए, अब सही है। एक पॉइंट इसमें पढ़ाइएगा आप लोग, यह क्या होता है, टेस्टिस का, ठीक है, यह टेस्टिस का क्या है, संरचनात्मक एवं क्या है, कार्यात्मक इकाई है। इकाई होता है, ठीक है, ये क्या है आपका, तो टेस्टिस का संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। तो कभी भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे कि बताइए कि टेस्टिस का संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई क्या होता है, तो आपका सेमिफ्रेस ट्यूबुल से होता है। टोटल कितना होता है, 250 होता है, उसका फिगर सामने है आपका। इसमें दो तरह का सेल होता है, एक होता है मेल जर्म सेल, एक होता है सार्टोली सेल। दोनों काम समझ में आता है कि मेल जर्म सेल का काम क्या है, स्पर्म को प्रोड्यूस करना, जबकि सार्टोली सेल का काम क्या होता है, आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, किसको, स्पर्म को। सार्टोली सेल को FSH यानी कि फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स क्या करता है, रेगुलेट करने का काम करता है। बाकी अब और हम लोग को आगे पढ़ना है। देखिए एक फिगर और ड्रॉ करना है साथ में आप लोग को। मान के चलिए कि एक जो कंपार्टमेंट था सेमिफ्रेस ट्यूबुल्स का, वो ऐसा था, है ना, ये ऐसा फिगर था, जिससे मान के चलिए कि आपको ये मतलब कि ये ऐसा धागेनुमा उसमें क्या था, संरचना था, है ना, जब का वेसिकल्स था आपका। अब इसके बाहर में क्या था, कुछ गैप्स था, देखे होंगे उसमें आप लोग। तो गैप्स में क्या होता है कि आपका दो तरह का सेल होता है, ठीक है, ऐसा सा कुछ सेल होता है जिसको बोलते हैं लाइटिंग सेल। समझिएगा कि इसको बोलते हैं लाइटिंग सेल। लाइटिंग कोशिका, जबकि उसके जो बीच में होता है कुछ ऐसा डॉटेड डॉटेड होता है, जिसको बोलते हैं कॉम्पिटेंट सेल यानी कि कॉम्पिटेंट कोशिका। इसी में क्या होता है कि कुछ ब्लड वेसल्स भी होता है, ठीक है, ये क्या आपका ब्लड वेसल्स है। क्या ये ब्लड वेसल्स है, समझिए। अब सबसे पहले तो लाइटिंग सेल को रेगुलेट कौन कर रहा है, तो लिखेगा इसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, रेगुलेट करता है।
रेगुलेट करता है। यहां तक क्लियर है? क्या करता है इसको? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या कर रहा है? रेगुलेट करने का काम कर रहा है। तो यहां तक क्लियर है? आप लोग फटाक से इसका फिगर बनाइए। ये जो लाइडिंग सेल होता है यही क्या कर रहा है आपको? जो मेल सेक्स हार्मोन होता है, क्या करता है? निर्माण करता है। निर्माण करता है, जिसका नाम क्या होता है? एंड्रोजन, है ना? एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन, है ना? टेस्टोस्टेरोन रॉ है, ठीक है, यह हटा ही देते। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, है ना, प्रोड्यूस करता है। क्यों कहता है? लाइडिंग सेल का ही काम ये सब है। तो चलिए यहां तक करिए फटाक से। एक काम करते हैं, क्लास यहीं तक रन देते हैं, ठीक है? क्योंकि इसके आगे हम लोग पढ़ लेंगे टेस्टोस्टेरोन के बारे में, एपिडिडाइमिस के बारे में, मतलब जितना फिगर था फिर हम लोग उसके बारे में थोड़ा थोड़ा करके एक एक पॉइंट सब कर लिखवा देंगे हम। मतलब जो आपका फिगर है ये वाला, फिर हम लोग अगला क्लास में क्या करेंगे कि एक एक दो दो लाइन सब में, अब ज्यादा बचा हुआ नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ाना है जाकर। ये आपका हो चुका है, एपिडाइमिस क्या होता है ये पढ़ा देंगे। यहाँ जो आपको रेटी टेस्टिकुलर क्या था, वास डिफरेंस का काम क्या होता है, फिर आपको यहाँ तक एपिडिडाइमिस का काम क्या होता है, वास डिफरेंस का काम क्या होता है, और आगे का यूरेथ्रा वगैरह जितना पोर्शन सब पढ़ा के खत्म कर देंगे। यानी कि एक क्लास और लगेगा इसको आपको खत्म करने में। फिर पढ़ा देंगे सीमेन क्या होता है, ये सब, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो क्लासेस को यहाँ तक रख देते हैं। आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म नहीं हो पाया, बट आज का क्लास में काफी ज्यादा कंसेप्ट था और पूरा का पूरा चैप्टर ही कंसेप्ट पे टिका हुआ है, ठीक है? तो आराम से पढ़ना, हबड़ी में खत्म नहीं करना है, ठीक है? तो चलिए आज क्लास यहीं खत्म करते हैं। तब तक अगर नोट्स नहीं प्रॉपर याद करने की कोशिश कीजिए और फिगर ड्रॉ करके इस तरह से पढ़ते जाइए आप लोग, ठीक है? तब तक के लिए टाटा बाय बाय।